नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्फौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। सबसे पहले राजौरी की तरफ चलेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन राजौरी में चलाया जा रहा है। राजौरी में सुरक्षा बल एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और जिले के मुरादपुर के झंटा मोहल्ला में युवती के दावे के बाद से सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद से ड्रोन की मदद से अब चप्पा चप्पे को खंगाला जा रहा है और सुरक्षा बल द्वारा हर जगह पर छान की जा रही है और ड्रोन की भी मदद इस सर्च ऑपरेशन में ली जा रही है। 2 संदिग्धों की जोरों शोरों से जो तलाशी है वो की जा रही है, क्योंकि आपको ये बता दें कि मुरादपुर के जट्टा मोहल्ला में एक युवती ने ये दावा किया था कि जिसके बाद से कुछ संदिग्धों को वहां देखा गया है और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अब बड़े पैमाने पर ड्रोन से की मदद से सर्च ऑपरेशन को शुरू किया है और 2 संदिग्धों की जोरों शोरों से यहाँ पर तलाश की जा रही है और ड्रोन की मदद से इलाके का चप्पा चप्पा भी छाना जा रहा है। इसी के साथ आपको ये बताते हैं कि जिले के मुरादपुर में जहां पर ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसमें 2 संदिग्ध ऐसे हैं जिसमें कि एक युवती ने दावा किया है कि उसने किसी संदिग्ध को वहां देखा है, जिसके बाद से उन 2 संदिग्धों को ढूंढने के लिए अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब किस तरीके से मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं और क्या कुछ जो है हमें देखने को मिल रहा है राजौरी से, क्योंकि राजौरी के मुरादपुर में जो सर्च ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है, इस बीच वहां पर रिस्ट्रिक्शंस कैसे रहेंगी और ड्रोन की मदद ली जा रही है और क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं अभी तक, वो भी जानना होगा। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन की मदद सुरक्षा बलों द्वारा ली जा रही है और जो ये सर्च ऑपरेशन है ये चलाया जा रहा है। एक युवती ने यह दावा किया था कि उसने कुछ संदिग्ध लोग वहां देखे हैं, जिसके बाद से अब सुरक्षा बल इस सर्च ऑपरेशन को चला रही है और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरीके से ये जो सर्च ऑपरेशन है ये राजौरी में चलाया जा रहा है। राजौरी के मुरादपुर में ये जो सर्च ऑपरेशन है इसे बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो संदिग्ध लोग हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और अगर आगे की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट पर किस तरीके से यहाँ रोक टोक लगाई गई है और क्योंकि रिहायशी इलाका है मुरादपुर का, तो रिहायशी इलाके में किस तरीके से जो लोग हैं उनको अभी बाहर आने के लिए मना किया गया है या सर्च ऑपरेशन से किस तरीके से वहां पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो भी देखना होगा। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जमशीद मलिक यहां पर जुड़ चुके हैं, तो जमशीद से जानते हैं। जमशीद, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, इस बीच ये देखने को मिल रहा है, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है, तो आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन में कौन कौन सा एरिया है जहां पर सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है और अभी तक रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो क्या कुछ लगाई गई हैं? पल्लवी, बिल्कुल अगर मुरादपुर इलाके की बात करें, आज सुबह तकरीबन 5:45 के आसपास से एक घर के अंदर 2 संदिग्ध लोग पहुंचते हैं जो उस घर वालों से बात करते हैं और बात करने के बाद वो घर वाले अपना घर छोड़ के सभी भाग जाते हैं। उसके बाद वो सेना के साथ जब वापस लौटते हैं तो संदिग्ध लोग वहां नजर नहीं आते और उसके बाद बड़े पैमाने पर मुरादपुर के जंगल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ आबादी वाले कुछ इलाके वहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके साथ ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो या सेना के जवान हो, इस पूरे इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में आज सुबह तकरीबन 5:45 बजे के आसपास 2 संदिग्ध लोग एक घर के अंदर दाखिल होते हैं, जहां वो उन घर वालों को बात करते हैं। बात करने के बाद जब उनसे वो कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है और वो जो दूसरे रूम की तरफ जाना चाहते हैं, घर वाले अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, जिसके बाद वो सेना के पास पहुंचते हैं और सेना के बाद अब यहाँ बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें जंगल का इलाका भी है और कई रिहायशी इलाके भी हैं जिनमें सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके साथ साथ ड्रोन की मदद भी अभी इस इलाके में ली जा रही है। पल्लवी जी, जमशीद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है, तो क्या बताया जा रहा है अभी तक कि ये कितनी देर तक और जारी रहेगा, क्योंकि अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा है, तो उस बीच इस सर्च ऑपरेशन को कितनी देर तक और कंटिन्यूटी दी जाएगी? पल्लवी, बिल्कुल सर्च ऑपरेशन को तब तक चलाया जाएगा जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा कि क्या ये संदिग्ध लोग कौन थे, कहां से आए थे, जब तक ये पूरा इलाका छाना जाएगा। इसको देखते हुए जिस तरह मैं कह रहा हूं कि जहां मुरादपुर से सर्च ऑपरेशन चलाया शुरू किया गया था, वहां से अब तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर अंदर जंगल की तरफ से सर्च ऑपरेशन पहुंच चुका है, जहां सेना भी है, CRP भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी है। जब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि लोग कौन थे, कहां से आए थे, तब तक ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही अगर बात करें, इसके साथ आगे लगने वाले कई इलाके ऐसे जो रिहायशी हैं और सेना के इलाके भी हैं, उसको देखते हुए सर्च ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जंगल के साथ साथ ये पहाड़ी इलाका है, जिसको देखते हुए ये बड़ा पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। पल्लवी, बिल्कुल। एक जमशीद आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक युवती ने दावा किया है कि उसने
कुछ संदिग्ध लोगों को देखा है। तो पूरी जो स्टेटमेंट युवती द्वारा जारी की गई है, आप उसके बारे में भी एक बार हमें बता दें। पल्लवी, बिल्कुल, जब हमने इस युवती से बात की है तो इसका ये कहना था कि सुबह तकरीबन 6:45 के आसपास इनके घर में 2 घर हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, एक नीचे है और एक ऊपर है। जो कच्चे वाला घर है उसमें उसके माँ बाप सोए हुए थे और जो ऊपर वाला घर है उसमें ये लड़की सोई हुई थी। इसने ये कहा कि सुबह 6:45 के आसपास इसके दरवाजे को नॉक किया गया। जब इसका दरवाजा नॉक किया गया, जब ये उठी है तो इसने आगे 2 संदिग्ध लोग पाए हैं और उन संदिग्ध लोगों ने इसके घर वालों के बारे में इससे बात की है कि आपके घर वाले कहाँ हैं। इसने ये बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास गई है, मेरा बाप सुन नहीं पाता है। मैं अपनी मां को जगाया, जब मां को भी जगाया उसके बाद हम नीचे वाले घर से ही भाग निकले हैं। उसके बाद क्योंकि उस युवती ने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा उन लोगों की, जिस तरह इस लड़की की तरफ से ये कही गई है बात, कि उन्होंने कहा कि हम सेना के लोग नहीं है, आप हमसे डरो नहीं, हम आपकी मदद के लिए पहुंचे हुए हैं। उसके बाद ये लोग वहां से भागे और उसके बाद इन्होंने सेना को इसकी इतला दी है, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर एंगल से इसको सेना भी देख रही है और पुलिस भी देख रही है, क्योंकि पूरा जिस तरह मैं बता रहा हूँ इलाका बहुत बड़ा इलाका है, जंगल का इलाका, पहाड़ी इलाका, उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। पल्लवी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमशेद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और वहीं पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। हालांकि अभी भी इसे जारी रखा गया है और जब तक पूरे तरीके से सर्च ऑपरेशन में चप्पा चप्पा नहीं छान लिया जाता तब तक इसे खत्म नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू की। संतोष ट्रॉफी को लेकर खिलाड़ियों में काफी ज्यादा यहां पर रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स काउंसिल और फुटबॉल एसोसिएशन पर अब खिलाड़ी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि जम्मू संभाग के साथ भेदभाव के आरोप यहां खिलाड़ियों द्वारा लगाए जा रहे हैं और जिसको लेकर ये खिलाड़ी प्रदर्शन भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो भेदभाव है वो सामने देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि जम्मू से मात्र 4 खिलाड़ियों को इस संतोष ट्रॉफी के लिए चुना गया है, चयनित किया गया है। हालांकि कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 18 खिलाड़ी हैं जिनका चयन हुआ है इस ट्रॉफी के लिए, जिसके बाद से खिलाड़ियों का साफ कहना है कि ये जिस तरीके से रेशो में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, यानी कि जो भेदभाव है वो जम्मू संभाग के साथ किया जा रहा है। और अब वो स्पोर्ट्स काउंसिल, खासकर स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ फुटबॉल एसोसिएशन दोनों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये दोनों एसोसिएशन उनके साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर कश्मीर से 18 खिलाड़ियों को चुना गया यानी कि सिलेक्ट किया गया, तो वहीं पर जम्मू से 4 खिलाड़ी हैं सिर्फ जिन्हें कि इस ट्रॉफी के लिए इलेक्ट किया गया है, चुना गया है। तो उस बीच में इनका रोष बहुत ही ज्यादा व्याप्त है, क्योंकि अगर ऐसा ही भेदभाव इन खिलाड़ियों के साथ होता रहा तो आने वाले समय में जम्मू में कोई भी बच्चा खेल की तरफ नहीं जाएगा। जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरफ कोई भी खिलाड़ी नहीं बढ़ेगा और वो सिर्फ एक एक्टिविटी बनकर रह जाएगी। इसको प्रोफेशन के तौर पर बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आने वाले समय में अडॉप्ट करेंगे। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए ऋतिका हमारे साथ यहाँ जुड़ चुकी है, तो ऋतिका से जानेंगे। ऋतिका, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि खिलाड़ियों का साफ कहना है कि इनके साथ भेदभाव हुआ है। संतोष ट्रॉफी के लिए 4 खिलाड़ी जो है वो जम्मू से लिए गए हैं और 18 कश्मीर से लिए गए हैं। तो क्या इसको लेकर अभी तक स्पोर्ट्स काउंसिल या फिर फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा कोई स्टेटमेंट जारी किया गया है, या फिर इन खिलाड़ियों को शांत करने के लिए कोई एक ऐसा इन्हें जो है वो स्टेटमेंट जारी कर इन्हें ये कहा गया हो कि अपना प्रदर्शन खत्म करो? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे फुटबॉल मैचेस में संतोष ट्रॉफी के लिए जम्मू कश्मीर से सीनियर नेशनल टीम को भेजा जाता है, जिसमें जम्मू व कश्मीर दोनों जगहों की मैं बात करूँ, यहाँ पे प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है और उस सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे टूर्नामेंट्स करवाई जाती है। परंतु जितने भी प्लेयर्स हैं उनका ये आरोप है कि जम्मू में कोई भी टूर्नामेंट नहीं करवाई गई और कश्मीर में सिर्फ एक टूर्नामेंट करवाई गई है, वो भी जो 3 दिन चलने वाली थी उसे 2 ही घंटे में खत्म कर लिया गया। और कश्मीर से तो इस बार 22 की टीम बन रही है, 18 प्लेयर जो है वो कश्मीर के हैं और 4 प्लेयर सिर्फ जम्मू से चुने गए हैं। इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है, वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बायस देखने को मिला है, परंतु अभी तक प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई भी मुद्दे को हल करने को लेकर बयान बाहर निकल के नहीं आया है। लगातार प्लेयर्स जो हैं वो जस्टिस की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रही हैं कि ऐसा भी क्या हो गया जो कुछ ही घंटे में टूर्नामेंट को खत्म करा दिया गया और 18 प्लेयर आपने कश्मीर से लिए और जम्मू में जो कई सालों से और दिन के हिसाब से अगर बात करें कई घंटे अपनी प्रैक्टिस पे देते हैं, उनका चयन नहीं किया गया।
बिल्कुल रितिका, आपसे सवाल एक ये भी जानना चाहूंगी कि इससे पहले भी जो बाकी ट्रॉफीज या फिर टूर्नामेंट्स होती हैं उसमें भी ये साफ देखने को मिलता है कि जम्मू के साथ कहीं ना कहीं जो भेदभाव है वो किया जाता है। जो खिलाड़ी जम्मू के हैं उनके साथ पहले भी इस तरीके से पार्शियलिटी और बायसनेस जो है वो देखने को मिलती है, तो उसके बाद भी ये स्पोर्ट्स काउंसिल आज तक खिलाड़ियों की कोई बात नहीं सुन रहा है। खासकर बात करते खिलाड़ियों की भी, तो खिलाड़ी भी इतने जोर शोर से आगे सामने नहीं आते, क्योंकि जो तस्वीरें हैं उसमें भी चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सामने आए हैं जिन्होंने आके प्रदर्शन किया, लेकिन जम्मू में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि स्पोर्ट्स खेलते हैं और उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो इस तरीके से आवाज उठाने की कितनी जरूरत है इस भेदभाव के? आपको बता दें कि आवाज उठाने की जहां पे बात आ रही है, अब हाल में जिन प्लेयर्स ने आवाज उठाई है उन्हें भी लगातार धमकियां आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जब से इस बात के खिलाफ आवाज उठाई है हमें भी लगातार फोन कॉल्स पे धमकियां आ रही हैं, उन्हें मैसेजेस में धमकियां आ रही है। यानी कि आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, कि अगर कोई सच्चाई बयां करने की कोशिश करता है उसकी आवाज को दबाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, पिछले साल तो पहले जो यहाँ पे प्रक्रिया रहती थी 20 की टीम चुनी जाती थी, इस बार 22 की टीम थी, उसके बावजूद सिर्फ 4 खिलाड़ी जम्मू से चुने गए हैं। तो यहाँ पे एक बायस एटीट्यूड कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, परंतु इसे सुधारने की जरूरत है ताकि खिलाड़ियों का मनोबल ना टूटे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितिका राजपूत, और वहीं पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से खिलाड़ियों द्वारा जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। फुटबॉल काउंसिल और साथ ही साथ स्पोर्ट्स काउंसिल के लिए ये जो प्रदर्शन है ये किया जा रहा है। इनका साफ कहना है कि भेदभाव जम्मू संभाग के साथ साफ तौर पर किया जा रहा है। तो चलिए आप कठुआ की तरफ चलते हैं, और कठुआ से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि स्टोन क्रशर मालिक पर माइनिंग माफिया द्वारा कातिलाना हमला किया गया है। और कठुआ में माइनिंग माफियाओं की गुंडागर्दी अब सरेआम बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर स्टोन क्रशर मालिक पर अब एक माइनिंग माफिया ने कातिलाना हमला किया, और हमले में स्टोन क्रशर मालिक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि हमले को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। और इसी के साथ कठुआ में अब माइनिंग माफिया की जो गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, इसके बाद से अब आगे जाकर प्रशासन क्यों आंख बंद करके बैठा है, ये एक सवाल बनता है। क्योंकि कठुआ में जिस तरीके से माफिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और खासकर बात करें माइनिंग की, तो इलीगल माइनिंग जहां पर पहले की जा रही है उस पर आज तक रोक नहीं लगाई गई प्रशासन द्वारा। और दूसरी तरफ हमें अब ये देखने को मिल रहा है कि जो गुंडागर्दी है वो भी इन माफिया की शुरू हो चुकी है, जहां पर अभी एक खबर कठुआ से सामने आ रही है, जहां एक स्टोन क्रशर मालिक पर माफिया ने, यानी कि जो माइनिंग माफिया है उनके द्वारा हमला किया गया है। और इसके बाद से अब उसकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इलाज किस तरीके से चल रहा है, ये भी जानना होगा। और क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पुलिस भी मौके पर पहुंची है, तो पुलिस ने इसको लेकर क्या कुछ कार्यवाही की है अभी तक, वो जानना भी जरूरी है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव यहाँ जुड़ चुके हैं, तो रंजीव से जानते हैं। रंजीव, आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूंगी कि ये जो हमला है, ये कातिलाना हमला किया गया है, इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? क्या इनकी पहले पुरानी रंजिश थी, या फिर क्योंकि इनके ऑक्यूपेशन दोनों के अलग अलग है उस वजह से कुछ मनमुटाव हुआ और उसके बाद ये जो हमला है ये किया गया? पल्लवी, मैं आपको बताऊं कि ये जो हमला है ये आपसी रंजिश है, क्योंकि आए दिन स्टोन क्रशर मालिकों और माइनिंग माफिया के बीच झड़पें होती रहती हैं। क्योंकि जो माइनिंग माफिया है वो तयशुदा रेट से अधिक चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन माइनिंग के जो स्टोन क्रशर है वो भी जो फिनिश माल है उसके ऊपर जो पर्ची को लेकर इनका अक्सर विवाद होता रहता है। ये पुरानी वर्चस्व की लड़ाई है ये, क्योंकि ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से जो माइनिंग ठेकेदार यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जब से आए हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। क्योंकि आए दिन ये गुंडागर्दी और मार पिटाई का मामला जो है देखने को सामने मिलता है। ये जो कल शाम का, देर शाम का वाकया है कठुआ के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ये आरटीओ ऑफिस के पास जो घायल हुआ है इस हमले में मालिक राजू महाजन जो तारागढ़ के निवासी हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह उसको एक बब्बू नाम के शख्स ने वहां पे एक कोठी किराए पे लेनी थी, उसको देखने के लिए बुलाया। और जैसे ही वो ट्रकों के पीछे एक रोड के किनारे गए तो पीछे से मोटरसाइकिल सवार हमलावर आए और उन्होंने तेज धारों से हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। और उसके पीछे
उन्होंने ये आरोप लगा रहे हैं कि जो माइनिंग के ठेकेदार हैं जोशी एंड कंपनी, और इनके लोग बताए हैं और इन्होंने ही उन पर हमला किया है। जी पल्लवी, चाहूंगी क्या इससे पहले भी इस तरीके के कोई वाकया हमें कठुआ से देखने को मिले हो जहां पर कातिलाना हमला किया गया हो, आपस में भिड़त हुई हो? पल्लवी, पहले भी कई बार हो चुकी है, ऐसी भिड़तें हो चुकी हैं। और पिछले दिनों ही एक क्रैशर के ऊपर भी मारकटाई और लूटपाट का मामला सामने आया था। क्रैशर के कर्मचारियों को काफी बुरी तरीके से पीटने का मामला भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर भी मामला पुलिस में दर्ज हो चुका है। लेकिन जब से ये माइनिंग का ये धंधा ये हमारे जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्य की तरफ से फैलाया गया है, जो इससे काफी यहाँ पे एक कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि पुलिस को आए दिन काफी मुशक्कत करना पड़ती है। ये पकड़ में आते नहीं, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद ये पंजाब की तरफ निकल जाते हैं। एक आखिरी सवाल रंजीव आपसे मेरा ये रहेगा कि आज भी हमें देखने को ये मिल रहा है कि पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की, इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही जा रही है और आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है, जबकि पुराने भी मामले अगर देखें तो ये पता होता है कि आरोपी कौन है, किसके द्वारा ये पूरा हमला किया गया है। तो क्या उन हमलों में भी आज तक कोई कार्यवाही पुलिस ने की है कि आज भी जो एफआईआर करवाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची है? होते हैं जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं और इनका काफी वर्चस्व होता है। पुलिस पर कदम रखती है और पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन को पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग पकड़ में नहीं आते और पूरी तरह से काफी इनका जो है प्रेशर लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस आए दिन इनके जो दुर्गे होते हैं उनको पकड़ती भी है, लेकिन फिर भी ज्यादातर बार वो यहाँ से भागने में ही सफल रहते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव, और वहीं पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, लेकिन जिस तरीके से रंजीव ने भी कहा कि ये जो लोग हैं जिनके बीच में भिड़त होती है, ये हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, जिसके बाद से पुलिस की भी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं काम नहीं आती है और इन लोगों पर एफआईआर होने के बाद भी जो कार्रवाई है वो नहीं की जाती। तो चलिए अब बात करते हैं पुंछ की, और पुंछ में माई टाउन माई प्राइड खत्म होने के बाद से शहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। आपको ये बता दें कि पुंछ नगर निगम के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने पर भी अभी तक शहर के हालात सुधरे नहीं है और पुंछ के सभी वार्डों में गंदगी के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि कोई भी बड़ी बीमारी फैलने के अंदेशे लगाए हुए हैं। क्योंकि आपको बताएं कि माई टाउन और माई प्राइड के खत्म होने के बाद ही अब नगर परिषद की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सिर्फ एक वार्ड, दो वार्ड ऐसा नहीं है, बल्कि सभी वार्डों में जो गंदगी के ढेर हैं वो लगे हुए हैं, जिससे कि कोई भी एक बड़ी बीमारी फैल सकती है, क्योंकि जहां पर गंदगी रहेगी वहां पर बीमारियों के फैलने का अंदेशा उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और वहीं पर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुंछ में माई टाउन माई प्राइड खत्म हुआ है और शहरों के जो वार्ड्स हैं वहां पर उनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। और दूसरी तरफ बात करते हैं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की, तो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी जो गंदगी है वो किस तरीके से पसरी हुई है हर जगह पर आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं। विजुअल्स में आपको देखने को ये मिल रहा है कि पुंछ शहर का अब पूरा का पूरा शहर एक कूड़ेदान में तब्दील हो गया है और इस तरीके से प्लास्टिक हर जगह बिखरा हुआ पड़ा है, कूड़ा कचरा जो है वो हर जगह पर आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम लोग नगर निगम की, तो नगर निगम द्वारा अभी तक कोई भी कदम यहाँ नहीं उठाया गया और नगर परिषद अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कर रही है ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि तस्वीरों में साफ देखने को मिल रहा है कि इतना गंद जो है वो पूरे पुंछ शहर में हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए आइए, तमाम जानकारी के लिए सनी हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, तो सनी से जानते हैं। सनी, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सिर्फ एक या दो वार्ड की ये तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि पुंछ शहर में हर जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और इतनी गंदगी होने के बावजूद भी अभी तक नगर परिषद द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि बात करें माई टाउन माई प्राइड की, तो माई टाउन माई प्राइड में बड़े बड़े दावे किए गए कि हर एक टाउन को साफ रखा जाएगा, हर एक टाउन में हर सुविधा लोगों को दी जाएगी, लेकिन जो सुविधा दी जा रही है वो साफ हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पुंछ में
17 वार्डे हैं जी। अगर में जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इसके अलावा बात करें वार्ड नंबर में लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ठीक है, कई दिनों से हमारे घर के जी एक मंदिर भी है, मंदिर के बिल्कुल के ढेर लगे हुए हैं। कई मुझ पर की शिकायत भी करते हैं, पर अभी तक इस नाले के लिए नहीं। अगर बात करें 17 वार्डों में गंदगी के ढेर जो है सुबह सुबह देखते हम मुझे तक कोई भी कर्मी जो है नहीं पहुंचा। लोगों का ये कहना प्रशासन के आगे जो है दे रहे हैं कि आगे बार पर कोई देखता नहीं है। माई पूरे पूंछ में अगर बात करें तो के अंदर बाइकें करे जा रहे। बीती रात की सफाई कर्मचारियों के साथ म्युनिसिपैलिटी के बड़े सफाई कराने के लिए पहुंचते थे, पर जितने ही खत्म उसके बाद कुछ बात करें तो मार्केट से लेकर जितनी भी 17 वार्डे हैं, 17 वार्डों में गंदगी के ढेर लगे और इतनी स्मेल है कि लोगों का कहना था कि हम अपने घरों में भी रहने को मजबूर हो चुके हैं, इतनी स्मेल है, पर म्युनिसिपैलिटी कोई ध्यान नहीं दे रही। जी बिल्कुल। आपसे सनी एक सवाल यहाँ पर मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि म्युनिसिपैलिटी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बात करते हैं तो माई टाउन माई प्राइड की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें हर एक कॉर्पोरेटर द्वारा बड़े बड़े दावे किए गए, अपने अपने वार्डों में साफ सफाई रखने की बात कही गई, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं, लोगों का जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। तो इस बीच जो वार्डों के कॉर्पोरेटर्स हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा? जी पल्लवी, आपको बता दूं कि माई टाउन माई प्राइड जब शुरू हुआ था तो लोगों का कहना है कि खाली तस्वीरों में तस्वीरें खिंचाने के लिए ही ये कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे थे, क्योंकि बाहर से सेंटर से कुछ मिनिस्टर जो है वो इसको देखने के लिए आने वाले थे, इसलिए इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करवाए जा रहे थे। मैंने म्युनिसिपैलिटी के ईओ से भी बात की है आज के लोगों का कहना है कि 9 से 9:30 हो चुके हैं, अभी तक सफाई कर्मचारी नहीं आए, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसलिए थोड़ी समय लग रहा है, क्योंकि एक सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में सफाई कर्मचारी हैं वो लेट पहुंच रहे हैं, इसलिए सफाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी, और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि पुंछ शहर से सामने आ रही है, जहां पर गंदगी के ढेर हर एक वार्ड में देखने को मिल रहे हैं, और उसके बाद भी यहां पर नगर परिषद द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा सफाई करवाने के लिए। तो चलिए बात करते हैं नहरों की। नहरों में पानी उपलब्ध ना होने और बिजली की भारी कटौती के कारण किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहा है, जिससे कि फसल अब सूखने का अंदेशा बना हुआ है, और फसलों के प्रभावित होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। परेशान किसानों ने सिंचाई विभाग से जल्द नहरों में पानी छोड़ने और उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली देने की मांग की, ताकि वो फसलों की सिंचाई कर सके। किसानों के मुताबिक अगर जल्द उनकी फसलों को पानी ना मिला तो फसलें पूरे तरीके से सूख जाएंगी। हाँ जी, कनक इस मौके देखो जिथे आप खलोते हैं, हाली ये छोटे छोटे बूटे ने कियां धुप कने कमलाइए ने, इन्हें पानी की बड़ी जरूरत है, लेकिन पानी जियां हुण साड़ी सरकार है, जियां साढ़े गवर्नर साहब ने, LG ने साहब ने, उन्हें दिखना चाहिए कि अगे मुलाजमें थोड़ा पुछदीछ करो। इस मौके कोई सरकार है नहीं, ते सारा दरमदार है गवर्नर साहब पर, ते गवर्नर साहब भी पता नहीं किस घर आए कोई जिमींदारें के बारे में तो कोई सोचा नहीं लगा सानू किश। नहरां इस मौके जियां साड़ी मीर लान नहर है, उधर चलो पानी आवा दा थोड़ा, ये साड़ी 9 नंबर लैन नहर जिहड़ी है मीर नगर के विचों निकली दी है, ये ना समझ लो एरिया कवर कर दी है, ते इस नहर च पानी देआ दे कि नहीं नहर च पानी देने कारण साढ़े जेह्ड़े इस मौके डंगरें भी असें पट्ठा पुट्ठा पाना स्टाला स्टूला वो भी सुक्का दा है, बिल्कुल बर्बाद होआ दा है। तो अस इस कारण है कि LG साहब अगर साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि नहरें पर थोड़ा ध्यान दिओ, जेह्ड़े लोग ग्राएं में रवा दे न, जिमींदार लोग ने एग्रीकल्चर कन्नै जुड़े दे, उंदे पर भी थोड़ा ध्यान दिओ। ना बारिश है, ना नहरा पानी है, नहीं बिजली है, जिमींदारें जेह्ड़ा फसल बीजिया 5000-6000 रुपया कमा दा खर्चा, होया है सुक्का दा कोई पुछना।
ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਚਟਾਲੇ ਦੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੌਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਫਸਲ ਚਟਾਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਣਕ ਵੀ ਗਈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣੇ ਦਾ। जम्मू जिले प्रगवाल ब्लॉक के सीमावर्ती राजपुरा गांव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पर्याप्त सुविधा न होने से लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट सुविधा न होने से खास तौर पर छात्र वर्ग को स्कूल कॉलेज पहुंचने और वहां से वापस घर लौटने में नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। इन बच्चों की माने तो उन्हें राजपुर से करीब 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर प्रगवाल से ही ट्रांसपोर्ट सुविधा मिल पाती है, जिससे कि उनका समय बर्बाद होता है। और तो और गाड़ियां न मिलने से मरीजों को भी अस्पताल पहुंचाने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। लिहाजा प्रशासन को इस इलाके में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें की सुविधा शुरू करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट की मांग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमें यहाँ से बड़ी दूर जाना पड़ता है। 8 किलोमीटर चल के लड़कियाँ जाती हैं यहाँ से परगवाल गाँव हमारा, वहाँ से हमें मिलती है गाड़ी और वो भी मतलब कितनी भरी हुई होती है कि वह कुछ लड़कियाँ ऊपर बैठती हैं छत के, मतलब कि बैठने की जगह नहीं होती उसमें। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, हर एक गांव में होनी चाहिए, हमारे ही नहीं बाकी वाले गांव में भी होनी चाहिए। और जहां कोई भी हमारे गांव में अगर बीमार पड़ जाए, जिनके घर में सुविधा है वो तो चले जाते हैं, जिनमें नहीं है वो कैसे जाएंगे। अगर कोई बीमार है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है ना, वो अगर फैसिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे गाड़ी नहीं आएगी तो फिर मतलब जो बीमार है वो घर पे ही ऐसे पड़ा रहेगा। सबसे पहले मेरी मांग है सरकार से कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, मतलब बहुत दूर है, मतलब गाड़ी हमें बहुत दूर से पकड़नी पड़ती है। यहाँ से 7 की 8 किलोमीटर दूर है परगवाल, तो हमें यहाँ से पहले वहाँ जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है गाड़ी पकड़ने के लिए। तो हम यही चाहते हैं सबसे पहले हमें ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले। सरकार से हमारी यही अपील है कि हमें कोई ना कोई यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे हम जा सकें, अच्छे से पढ़ सकें। हमारा बहुत मुश्किल होता है, अगर कोई लड़की ने कॉलेज जाना होगा तो उसको घर का काम भी करना पड़ेगा, वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। गाड़ी होगी तभी वो जाएगी ना, गाड़ी ही नहीं है तो कैसे जाएगी वो। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।